चलिए न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनकम स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि इनकम स्टेटमेंट में दो प्रकार के ऑपरेशंस को कंसीडर किया जाता है। पहला है कॉन्टिन्यू ऑपरेशन वर्सेस डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। कॉन्टिन्यू वर्सेस डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन हमारा फिनिश हो चुका था। उसी कॉन्टेक्स्ट में आज नए लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, मतलब उस है तो इनकम स्टेटमेंट का ही टॉपिक, बट उसके अंदर कुछ डिफरेंट यूनिट को हम पढ़ने वाले हैं। तो करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज, इनकम स्टेटमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आपने सारे क्वेश्चंस उसके कर लिए होंगे। तो आज मैं आपको एक नई चीज पढ़ाने जा रहा हूं, द ट्रांजेक्शन नॉट इंक्लूडेड इन द नेट इनकम। अब सबसे पहले अपने को यह समझना पड़ेगा दो चीजें, एक होता है नेट इनकम और एक होता है आपका रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं डिफरेंस क्या है दोनों में सर, नेट इनकम वर्सेस रिटेन्ड अर्निंग, नेट इनकम वर्सेस रिटेन्ड अर्निंग का डिफरेंस सबसे बड़ा सर यही है कि नेट इनकम वर्ड जो हम यूज करेंगे वो ओनली फॉर द करंट ईयर प्रॉफिट्स के लिए बात कर रहे हैं, करंट ईयर प्रॉफिट्स। और यही करंट ईयर का प्रॉफिट जाकर क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर हमारे पास लास्ट ईयर का कोई प्रॉफिट है, ओपनिंग प्रॉफिट, उसमें हम ऐड कर दें करंट ईयर प्रॉफिट, तो ये कहलाता है आपका रिटेन्ड अर्निंग। बात समझ में आई कि सर यस, ये हमको पूरी तरीके से क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर एक क्लियरिटी और रिक्वायरमेंट है, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये लास्ट ईयर का है या ऑल द प्रीवियस ईयर का है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये जो ओपनिंग प्रॉफिट है, अगर मैं लेट्स टॉक अबाउट 2024, ये ओपनिंग प्रॉफिट इज ओनली फॉर 2023 या एक्यूमुलेटेड लास्ट ईयर जितने भी सारे, ऑल द प्रीवियस ईयर्स। तो सर हम ये कह सकते हैं कि करंट प्लस ओपनिंग प्रॉफिट मतलब ऑल द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स को अगर मर्ज कर दिया जाए, एक्यूमुलेट कर दिया जाए, तो उसको हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। टेक एग्जांपल, हमने करंट ईयर में $50,000 कमाए हैं, ओपनिंग प्रॉफिट हमारे पास लेट से $90,000 पहले से था, तो ये प्रॉफिट जो है 50 प्लस कर दिया 160। तो सर ये दोनों का डिफरेंशिएशन क्यों रिक्वायरमेंट है, ये बात भी समझना बहुत जरूरी है। एज ए यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप हमेशा कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को भी जानना चाहोगे कि पास्ट में उसके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है, पीछे का कमाए। मतलब किसी पर्सन की या किसी कंपनी की नेटवर्थ इसी बात से पता चलती है कि करंट में कितना कमाया है या पीछे कितना कमा के बचाया है और आज क्या कमाया है, ये मैटर करता है अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ये ईपीएस जो है, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि आप जो अर्निंग पर शेयर निकाल रहे हैं ये ऑल द प्रीवियस ईयर रिटेन अर्निंग पे निकालना चाहिए या ओनली फॉर द करंट ईयर के प्रॉफिट पे निकालना चाहिए, क्या लगता है? इट इज फॉर द करंट ईयर ओनली और ऑल द, जिसको जो लगता है वो लिखे। ऑब्वियसली बात है, एक पर्सन आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो देखना चाहेगा ना कि हमने पैसा लगाकर आज कितना कमाया। तो ईपीएस तो हमेशा करंट ईयर के ऊपर निकाला जाए, करंट ईयर। उसी के साथ साथ हम एक और बात समझने जा रहे हैं, सर कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसका इंपैक्ट नेट इनकम में नहीं दिया जाएगा। नहीं, नॉट, नॉट वर्ड को ही हाईलाइट करना सबसे इंपॉर्टेंट। नहीं, नॉट इंक्लूडेड इन दी नेट इनकम। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं, एक एक चीज करके चीजों को समझते हैं कि सर आप बोल रहे हैं द ट्रांजेक्शन नॉट इंक्लूडेड इन दी नेट इनकम,
तो पहला है ट्रांजेक्शन विद द ऑनर, मतलब मैं डिविडेंड बांटूंगा, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन ऑनर के साथ में होता है। अगर मैंने डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये ऑनर को डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या इसको करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करना चाहिए या रिटेन अर्निंग से? तो ऑब्वियस सी बात है, जब उन्होंने साफ लिख दिया कि ये करंट नहीं, पीछे के प्रॉफिट में से कमाया हो, तो आपकी जनरल एंट्री में आपको ध्यान रखना है नेट द ट्रांजेक्शन नॉट इंक्लूडेड इन द नेट इनकम। जनरल एंट्री क्या होगी सर फिर डिविडेंड की? अब एग्जाम में तो जनरल एंट्री देना है, तो एक एक चीज यहीं से सीखते चलते हैं। क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए? चलिए लिखो, आप सभी लोग लिखो चैट बॉक्स। डिविडेंड कंपनी ने 50,000 का डिक्लेरेशन दे दिया है। गुरनूर सिंह, ऐसे बहुत दिक्कत आ जाएगी, डिविडेंड डेबिट करके रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर दिया, बहुत ही खतरनाक वो लिख दिया बेटा। सर डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे तो रिटेन अर्निंग कभी भी बढ़ नहीं सकती, कम होना चाहिए ना सर। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल। अब एग्जाम में कई बार एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिविडेंड पेमेंट के ऊपर रिटेन, अगर हम डिविडेंड पेड करते हैं तो रिटेन अर्निंग के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है? जरा लिखो, इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट। डिविडेंड पेड करते हैं तो व्हाट इंपैक्ट ऑन आरई? तो अगर मैं यहां पर लिखूं नो इफेक्ट, तो ज्यादा समझदारी वाली बात होगी कि नहीं? आपने सर पेबल वर्ड नहीं लिखा, आपने लिखा है डिविडेंड पेड। याद रखना, पेड और पेबल में फर्क होता है। डिविडेंड पेड नो इफेक्ट, बता सकते हैं क्यों? ये पेड है या डिक्लेरेशन है? बताओ, डिक्लेरेशन है तो सर हमने यहां पर क्या किया था, जो प्रोविजन है वो करंट ईयर में क्रिएट कर, क्या कर दिया था? क्रिएट। तो सर हमने यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर करते समय ही, प्रोविजन क्रिएट करते समय ही रिटेन अर्निंग को कम कर दिया। तो सर डिक्लेरेशन के टाइम होता है, पेमेंट के टाइम नहीं होता है। पेमेंट के टाइम तो क्या कम होगा? व्हाट विल रिड्यूस एट द टाइम ऑफ पेमेंट? सर लायबिलिटी रिड्यूस होगी। इतनी बात समझ में आती है सभी को कि नहीं? सर मतलब पेमेंट करने के टाइम पर जनरल एंट्री अलग होगी। तो सर पेड के टाइम आप रिटेन अर्निंग पे नहीं, आप जाएंगे डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू, बैंक लिख लो, कैश लिख लो। बात समझ में आ गई सभी? अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे कौन सी वो सिचुएशन हो सकती है जिसमें पेमेंट के टाइम पर रिटेन अर्निंग डिक्लेयर, रिटेन अर्निंग रिड्यूस होगी? कौन सी सिचुएशन हो सकती है, वो कौन सा ईयर हो सकता है? मैं एक और ज्यादा बेटर वर्ड यूज करूं, कौन सा ईयर हो सकता है जिसमें डिविडेंड की पेमेंट करने पर रिटेन अर्निंग कम होगी? कई बार एमसीक्यू में, थ्योरी में, तो सर हम यहां पर एक वर्ड यूज कर रहे, इफ डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड पेड इन द सेम ईयर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कितने लोगों को ये बात टेक्निकल नहीं, बहुत कोई टेक्निकल नहीं थी? मोहम्मद छैया ने बिल्कुल सही लिखा है, इफ योर पेमेंट, ये मोहम्मद छैया का आंसर है, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर एंड पेमेंट इज मेड इन द करंट ईयर। तो सभी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं।
तो सर ये इतनी बड़ी बात को आप यहाँ पर, है तो बहुत छोटी सी बात सर, लेकिन बातें छोटी हैं लेकिन याद रखना भी तो पड़ेगा ना। कितनों कितनों को लगा है सर बहुत बहुत नॉर्मल बात थी सर, ये क्या था इसमें? किसी को नॉर्मल लगा ये बात? या कितनों को लगा कि नहीं सर इस बात के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए? मैं आपका परसेप्शन जानना चाहता हूं, क्योंकि अभी हम बिगनिंग बिगनिंग ऑफ द ईयर, क्यों ये बहुत जरूरी है। इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर एंड पेमेंट इज मेड इन द करेंट ईयर, आपको क्वेश्चन करते समय ईयर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि वो पेमेंट कौन से ईयर की बात कर रहे हैं। आप जब कभी भी किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा ना कि डिविडेंड पेड लिखा है तो उठा के रिटेन अर्निंग कम कर देना है क्या, या डिविडेंड पेड लिखा है तो उठा के हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कम कर दें या रिटेन अर्निंग को कर दें, क्या बातें ध्यान रखोगे ये मुझे आप लिख कर दो। क्या बात आप जो अपने नोट्स में लिख लोगे ये बात मुझे जरा यहां पे लिखो आप, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बात अपने को ध्यान रखना है कि सर क्वेश्चन करते समय ये देखना है डिविडेंड डिक्लेरेशन वर्सेस डिविडेंड पेमेंट। पेमेंट करने से बैंक कम होता है, लाइबिलिटी कम होती है, रिटेन अर्निंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लाइबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। तो सर डिक्लेरेशन वर्सेस पेड आपको समझ में आ जाएगा। तो लाइबिलिटी कब क्रिएट करना चाहिए, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन? तो सर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, नॉट पेमेंट, ये लिख लेना। एट द टाइम ऑफ पेमेंट तो लाइबिलिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है। अब अगला क्वेश्चन, एट द कैश का आउटफ्लो कब होता है, बहुत टेक्निकल चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट के टाइम। तो अगर आपको कैश बेसिस वर्सेस अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बनानी होगी तो ये सारी चीजें बड़ी ही काम की हैं। बात समझ में आ गई? अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर और समझाऊंगा। चलो देखते हैं कि आप लोग, ये एक ब्रेन मैपिंग क्वेश्चन, ब्रेन मैपिंग। लेट्स, ओपनिंग प्रॉफिट, ब्रेन मतलब थोड़ा बहुत ही तकलीफ देना है आपको, ज्यादा नहीं। क्लोजिंग प्रॉफिट 140, डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन करंट ईयर 15,000। चलिए प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बताइए। आपको मौका दिया 30 सेकंड का, 30 सेकंड में कर देना चाहिए वैसे आप। प्रॉफिट करंट ईयर, लिखते चलो, कई बच्चों का आंसर 75। एक दूसरे की चैट तो नहीं देख पा रहे ना, आप देख रहे होंगे मेरे को लगता है। हाँ, अभी ग्रुप चैट था, अब हम कर देते हैं होस्ट एंड को होस्ट ना। 60,000, 1,25,000, 75,000 आने लगे आंसर। चलिए समझते हैं। सर ओपनिंग प्रॉफिट, अब मैं एक आपको छोटा सा लेजर बना के सिखाऊं, लेजर बना के, फिर आप रट लेना अगर आपको रटना है तो। ये जरूरी है लेजर बनाना, क्योंकि आप आगे उलझोगे नहीं तो। रटना नहीं है वैसे, लॉजिक से करना है। ये बचपन में आप ऐसे टी शेप के लेजर बनाते थे ना? जी सर बनाते थे। बताओ ओपनिंग प्रॉफिट डेबिट साइड क्रेडिट साइड कहां लिखे हैं? ओपनिंग प्रॉफिट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डी आर सर, सी आर क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाई बैलेंस लिख दूं, बाई बैलेंस
सर बाई बैलेंस आपने लिखना है ओपनिंग प्रॉफिट 80,000 और टू इस तरफ आएगा ना क्लोजिंग, क्लोजिंग 140। अब यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर दिया, डिक्लेयर, तो डिविडेंड डिक्लेरेशन से प्रॉफिट ओपनिंग कम होना चाहिए। ये ओपनिंग प्रॉफिट तो रिटेन अर्निंग ही कहलाता है ना, तो इसको हम प्रॉफिट की जगह रिटेन अर्निंग का काम देते हैं, रिटेन अर्निंग का बैलेंस दे देते हैं। बात एक ही है, क्लोजिंग और प्रॉफिट का मतलब रिटेन अर्निंग। ये ओपनिंग प्रॉफिट यानी रिटेन अर्निंग, क्लोजिंग प्रॉफिट यानी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग। अब डिविडेंड डिक्लेरेशन से अर्निंग कम होती है या रिड्यूस होती है? सर ऑब्वियस सी बात है, रिड्यूस होती है, तो एक लायबिलिटी बनी होगी, तो रिटेन अर्निंग को डेबिट करना पड़ेगा, तो यहां पर आ जाएगा टू डिविडेंड पेबल। ठीक है सर, डिविडेंड पेबल कितना है? पेबल जो हमने डिक्लेरेशन किया ये 15,000 का है ना, तो बस 15 प्लस 140 कितना हो गया? 155 माइनस 80 कर दो। अब आप देखो कि आप लोग ये छोटे सी चीज में उलझ गए थे। 75,000 इज द करेक्ट आंसर। कितनों का था जरा हैंड रेस्ट करें। मोहम्मद छैया और थे कुछ बच्चे, ईशा, सुप्रोटिक, विश्व विजय सिंह, अविनाश, नवदीप, बाकी सब कहाँ स्ट्रगल रहे, दिक्कत कहाँ है? बता सकते हो दिक्कत कहाँ है आपको? दिक्कत आपको ये है कि आप अभी भी लेजर के हिसाब से नहीं सोच रहे। सर हमने डिविडेंड अर्निंग को डेबिट किया ना, रिड्यूस करना है तो डेबिट किया, देखो ये क्रेडिट साइड था, ये डेबिट साइड है, तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया, 80 से 15 कर दिया। तो सीधा गणित भी ये लगा सकते थे सर, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग ऐड क्या करें, करंट ईयर प्रॉफिट, यही करना चाहिए। लेस डिविडेंड डिक्लेयर्ड, तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो सर ओपनिंग आपने दी थी 80, डिविडेंड रिड्यूस कर दो माइनस 15,000 और क्लोजिंग 140 है। अब ये बीच का डिफरेंस पता करना था, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको प्लस कर देते 155 माइनस 80, 75 विल बी द, इसको बोलते स्क्वीज। क्या बोलते बोलो? स्क्वीज। स्क्वीज मतलब बैलेंसिंग फिगर। बट मैं डिसअपॉइंटेड हूं आप लोगों से कि आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने इस बात का आंसर दिया। मैंने कैश रिड्यूस की कहां बात करी? मैंने इसमें डिविडेंड, मैंने इस क्वेश्चन में डिविडेंड पेड बोला था या डिविडेंड डिक्लेरेशन बोला था? डिक्लेरेशन लिखा था बेटा, पेमेंट लिखा, बाकी सबका आंसर सही है। तो डिविडेंड डिक्लेरेशन को भी ध्यान रखना है। ये जो मैं आपको की पॉइंट्स बता रहा हूं ये सारे सिमुलेशंस में काम आएंगे। ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि सर ये छोटी छोटी बात हमें बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी, अदरवाइज हम फंस सकते हैं। तो सर ट्रांजेक्शन विद ऑनर समझ में आ गया। अब दूसरा आ रहा है एरर करेक्शन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। एरर करेक्शन विद एग्जाम्पल ही समझेंगे। एरर करेक्शन इफेक्ट ऑन रिटेन अर्निंग। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से एक ये है कि एरर करेक्शन जो है उसका इफेक्ट करंट ईयर के प्रॉफिट में क्यों नहीं दे रहे हैं? लास्ट ईयर कोई गलती हो गई थी, उसका इफेक्ट करंट ईयर के प्रॉफिट में क्यों नहीं देना है? रीजन क्या है? रीजनिंग चाहिए। व्हाट इज द रीजन? लिखते चलो, चैट पढ़ता रहता हूं मैं आप लोगों की, पता चलता क्लास का बच्चों का लेवल, उसके अकॉर्डिंग लेक्चर मोल्ड कर दिया जाता है।
तो सर सीधा सा गणित है, आप खुद ही बोल रहे हो कि नेट इनकम बिलोंग्स टू करंट ईयर, नेट इनकम बिलोंग्स टू, तो जो चीज करंट ईयर की है, जिसका इफेक्ट पास्ट में, जिसमें केवल करंट ईयर के ट्रांजेक्शन आते, तो प्रीवियस ईयर की मिस्टेक को हम क्यों इसमें डालें? तो कसम खा लो कि नेट इनकम में एरर करेक्शन नहीं आएगा। किसमें आएगा? केवल किसमें? रिटेनर। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी टैक्स इफेक्ट नहीं, जनरल एंट्री की बात करते हैं। अब जनरल एंट्री पे भी तो समझाना है ना, हमने तो पूरा काम ही जनरल एंट्री के ऊपर रखा है। अभी हमारी वो सुपर 30 आर की बैच मोस्ट प्रोबेबली 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूसरे इंस्टीट्यूट से हमारे पास इस बैच के लिए भी इनरोल कर रहे हैं। अभी आज ही 7-8 बच्चों ने इनरोल किया है 30 आर की बेसिक लेक्चर के। तो थोड़ा एक बार उसमें बच्चे हो जाएं, फिर टाइम सेट करके उसको हम डिस्कस करेंगे जनरल एंट्री में। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। एक है फिक्स्ड एसेट्स, उसके ऊपर डेप्रीशिएशन आपने लगाना था 60,000, लग गया 6,000। दो चीज पूछ रहा हूं, पहला तो इफेक्ट पूछ रहा हूं, और दूसरा करेक्ट जनरल एंट्री पूछ रहा हूं। अगर आपने ये बता दिया, माइंड ब्लोइंग है आपका माइंड। मतलब ये लेवल तो आ चुका है कि सीपीए का फार पास हो रहे हैं, ये लेवल आप में है, आज ही है। मेरी क्लास के बाद तो और बेटर हो जाएगा। करेक्ट जनरल, सोच के देना आंसर, 1 मिनट में चाहिए। इसका करेक्शन अगर हम करें तो करेक्ट जनरल एंट्री क्या होगी, और क्या इफेक्ट ऑलरेडी आ रहा है, और करेक्ट करेक्ट करेंगे तो करेक्शन इफेक्ट भी बताइए। करेक्शन इफेक्ट बताना है, क्योंकि अगर हम करेक्शन करें तो क्या होगा। और ये इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कंसीडर करूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब ये आप सिमुलेशंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सिमुलेशन की प्रिपरेशन भी करा रहा हूं बोल बोलकर। आप मुझे बताएंगे दो बातें, कि अगर इस करेक्शन को हम सही कर लें तो क्या इंपैक्ट होगा, और अगर हमको करना है विद जनरल एंट्री, बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जनरल एंट्री बताइए मुझे, और फिर आप आज के बाद कसम खा लेंगे कि सर इसी तरीके की जनरल एंट्री करेंगे। मैंने डेप्रीशिएशन वर्ड यूज किया है, और मैं फिर आपको जनरल एंट्री यूएस गैप के अकॉर्डिंग बताऊंगा। मैं सबका आंसर देख रहा हूं, यश दीक्षित का आंसर मुझे सबसे बेस्ट दिख रहा है, लेकिन उन्होंने ये गलती कर दी, गलत है। नीतीश कुमार गलत है। सभी गलत लिख रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट एक वर्ड यूज कर रहे हैं डेप्रीशिएशन, दैट्स व्हाई उससे तकलीफ है मुझे। अब इस सिचुएशन को हम पूरा खोल के रख देंगे। मतलब ये सोचो कि अगले 20 मिनट में आपको सिर्फ यही समझाने वाला हूं, और फिर आप सब लोग नोटिंग भर देना कि सर डन, ऑल क्लियर। आप लोग, आप इस 15 मिनट के बाद, ये मेरा आपसे वादा है, अगले 10 मिनट बाद आप बोलोगे सर यार मजा आ गया ये कॉन्सेप्ट। कुछ लोगों ने तो बता दिया, लेकिन अब देखते हैं कि आप लोग बता पाएंगे ना। हम बिल्कुल जीरो से समझेंगे इसको, कसम खा ली हमने। चलो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। हम इसके लिए एक सिचुएशन बनाते हैं। देखा जाए तो ये बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की, 2023 की। हमें जनरल एंट्री क्या पास करना चाहिए, लॉजिकल जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए? जनरल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी जनरल एंट्री सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स को डेबिट क्रेडिट करना तो होना ही नहीं चाहिए। आपकी एंट्री होनी चाहिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट,
पहले तो आप यूएस गैप के अकॉर्डिंग एंट्री सीखो। टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये होनी चाहिए थी। अब अमाउंट भी लिख दो सर, ये करेक्ट होती एंट्री। अगर आप सही करते तो ये एंट्री आपकी करेक्ट होती। क्या करते अगर आप 60,000, लेकिन आपसे तो रॉन्ग हो गई ना सर एंट्री, रॉन्ग एंट्री हो गई। मतलब आपको जो 60,000 लिखना था उसकी जगह आप यही सब लिख के बैठ गए। आप लिख कर बैठ गए 6,000। अब ये बात आपको 2024 में पता चल रही है। अब ये मिस्टेक आपको रेक्टिफाई करना है। तो एग्जामिनर तो बेटा एमसीक्यू पूछता है ना। अब वो आपसे पूछेगा हाउ मच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, व्हाट यू विल से। अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, इन 2024 हाउ मच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शुड बी डेबिटेड और शुड बी क्रेडिटेड, आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? तो आप ऑब्वियस सी बात बोलोगे सर, गलती पिछले साल 6,000 की, 6,000 क्रेडिट हुए, होना चाहिए था 60। तो सर एक जनरल एंट्री क्रेडिट तो करना पड़ेगा, टू एक्यूमुलेटेड। बात समझ में आई? डेबिट एग्जामिनर पूछेगा हाउ मच डेप्रिसिएशन यू शुड डेबिटेड, क्या आंसर दोगे? लिखो यहां पर, हाउ मच अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वी शुड डेबिट ऑन करंट ईयर। मैं बस इंतजार कर रहा हूं आपके सही आंसर का। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 54,000 या 60,000, और सब गलत बोलेंगे क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन में जीरो, ये जीरो, ये बड़े अक्षर में लिखो, दिखता नहीं होगा ना आपको, ये बड़ा कर देते। बताओ डेप्रिसिएशन में जीरो क्यों? ये गलती, डेप्रिसिएशन कौन सी आइटम है? डेप्रिसिएशन इज अ नेट इनकम आइटम, पी एंड एल आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये गलती करंट ईयर की है, ये लास्ट ईयर की। अगर आप यहां पे डेप्रिसिएशन लिख दोगे तो इसका मतलब आप एग्जामिनर को ये बोलना चाह रहे हो कि ये डेप्रिसिएशन तो पी एंड एल में जाता है, तो ये काम हमको यहां पे करना ही नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सर हमें करना चाहिए यहां पे रिटेन्ड अर्निंग। एग्जामिनर पूछेगा हाउ मच एडजस्टमेंट इन रिक्वायर्ड इन द फिक्स्ड एसेट पीपी अकाउंट, बताइए हाउ मच, कितना एडजस्टमेंट पीपी में रिक्वायर्ड है, क्या बोलोगे? फिर 6,000 बोल रहे हो आप लोग पीपी अकाउंट में, जीरो। सर रिटेन अर्निंग, हमने एक्यूमुलेटेड डेप्री, हमको फिक्स्ड एसेट्स को कि डेबिट और क्रेडिट की बात चल रही है सर, एक्यूमुलेटेड को बढ़ा देंगे। एक्यूमुलेटेड पीछे 6,000 ऑलरेडी बढ़ चुका है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? जरा हैंड रेस करो, कितने लोगों को बात समझ में आ गई है पूरी की पूरी, मैं देखना चाहता हूं। चलो कुछ बच्चों को समझ में, ऑलमोस्ट सभी को समझ में आना शुरू हो गई है। अच्छा कई लोग बोले हमको हैंड रेस करते नहीं आता, ऐसे कर दिया करो बेटा। अब मजा आया कि नहीं आया, ऐसा सोच रहे थे आप? मजा आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मजा भी आना चाहिए पढ़ने में, कि कुछ सीखा सर। अब मैं आपसे ये बात पूछने जा रहा हूं कि सर आपने ये हमको समझा दिया, रॉन्ग जनरल एंट्री 60,000 डेप्रिसिएशन, रिटेन अर्निंग 54। क्लियर है सभी को? अब एक स्टूडेंट ने पूछा सर पीपी अकाउंट का इफेक्ट क्यों नहीं हुआ? बेटा बिल्कुल हुआ है। अल्टीमेटली जब आप पीपी बैलेंस शीट में दिखाते हो तो आप, लेट से 6 लाख की एसेट्स थी, तो आप उसमें से लेस करके दिखाते हो ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अभी तक आप कितना दिखा रहे थे? पहले कितना दिखा रहे थे बिफोर एडजस्टमेंट? बिफोर एडजस्टमेंट आप
6,000 दिखा रहे थे माइनस करके। आफ्टर एडजस्टमेंट जब आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 6 से बढ़ाकर 60 कर दिया, तो यहां पे आप कितना कर रहे हो? तो दैट्स व्हाई इट विल 5,40,000 इफेक्ट। आपको यूएस आपको आता है, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है सम टाइम एग्जाम पास करने के लिए। आपको यूएस गैप के अकॉर्डिंग आता है कि नहीं आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कि आपको आता है ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको यूएस गैप के अकॉर्डिंग आता है कि नहीं आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझ, सर हमको आता है कि आपको, तो हमको पहले से पता था सर कि रिटेन अर्निंग को एडजस्ट करना चाहिए। अरे ये आपको पता है, आई एम श्योर आपको पता होगा। लेकिन आपको पता होने के साथ साथ क्या आप उस पता होने को एप्लीकेशन कर पाते हो कि नहीं कर पाते? दिस इज ऑल अबाउट सीपीएफआर। तो सर रिटेन अर्निंग से हम 54,000 को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर हमने डेप्रिसिएशन तो डेबिट किया ही नहीं। कितने को लगता है कि हमने डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं किया? सर डेप्रिसिएशन तो गलत ही लग गया आज की डेट में। बेटा डेप्रिसिएशन कोई गलत, आपने डेप्रिसिएशन के इंपैक्ट को सही कर लिया यहां पर। क्योंकि हम ये मिस्टेक करंट ईयर में जाके चेंज कर रहे हैं। हम 2023 का तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर भेज चुके हैं। अब 2023 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाकर डेप्रिसिएशन थोड़ी चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आप बोले सर बुक्स ऑफ अकाउंट उठाओ, और उठा के आप करना क्या है सर, एक्सेल पे शीट बना? ऐसा नहीं होता, ऑडिटेड बैलेंस शीट होती है ना बेटा। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम तो जाके लेजर में जाएंगे, वो 60,000 है उसको 6,000 कराएंगे पीछे। मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। आप सीपीए का प्रोफेशन कर रहे हो, अकाउंटेंट क्यों समझ रहे हो अपने आप को? अभी तक आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर वो लेजर में जाके 6 था, 60 बढ़ा देंगे, हो गया काम। यू आर गोइंग टू बिकम ए सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि वो ऑडिट हो चुका होगा, आपने उसी बैलेंस शीट के ऊपर साइन कर दी होगी, वो पब्लिश हो चुका होगा। तो क्या लेजर में चेंज करोगे जाके उसका? तो अब ये बात आपको करंट ईयर में पता चली, तो पीछे चेंज नहीं कर सकते। तो करंट ईयर में क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग में एडजस्टमेंट देंगे। तो बात समझ में आई कि सर ये क्यों बहुत जरूरी था इस तरीके से समझना। तो अब आज के बाद आप कभी भी डेप्रिसिएशन जनरल एंट्री में तो यूज नहीं करने वाले हो, क्योंकि एग्जाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सर एमसीक्यू में हमें सोचना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ जाऊं और एनी फर्दर क्लेरिफिकेशन इज नीडेड? तो ये था हमारा एरर करेक्शन। देखो इतनी सी बात। अब एरर करेक्शन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? व्हाट व्हाट इज एरर करेक्शन? तो सर एरर करेक्शन का एक सबसे बड़ा एग्जांपल आपने दे दिया, मैथमेटिकल मिस्टेक्स। यस, डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना। मैथमेटिकल मिस्टेक, एप्लीकेशन ऑफ रॉन्ग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यहां पर मैं बोल रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ रॉन्ग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, है ना। यानी कि अगर आप यूएस गैप के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, अभी हम आगे सीखेंगे एरर करेक्शन, लेकिन अभी हम एरर करेक्शन के साथ साथ चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट भी पढ़ेंगे। अब तीसरा और भी खतरनाक है। यहां पर लिखा है इनिशियली ओसीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर मैं आपसे 2 मिनट लूंगा और भी। आइटम रिपोर्टेड इनिशियली इन ओसीआई। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, रियलाइज गेन वर्सेस अनरियलाइज गेन, सिखाया है ना। जरा गिव मी वन एग्जांपल ऑफ रियलाइज वर्सेस अनरियलाइज गेन। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन को पता है रियलाइज वर्सेस अनरियलाइज गेन। पता है ना सभी को? अब देखो हम आपको एक और चीज सिखाने जा रहे हैं, इसको भी आप सुपर टेक्निकल पॉइंट मान लेना। ठीक है बेटा, सुपर टेक्निकल पॉइंट। और आप बोलोगे सर
मजा आ गया इस पॉइंट को भी सीख के। ये भी सुपर टेक्निकल पॉइंट। अब मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया है, लेट्स से 90,000, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हो गई 1,20,000। चलो जनरल एंट्री बोलो बेटा आप लोग। 2023 में मैं आज आपको जनरल एंट्री सिखाना चाहता हूं। जनरल एंट्री लिखते चलाओ। जनरल एंट्री बताओ। बताओ जनरल एंट्री चाहिए मेरे को आपसे। इन्वेस्टमेंट 92 कैश है ना। तो सर पहले तो हम करेंगे परचेज डेट पे एंट्री, परचेज पूरा बिल्कुल जीरो से। परचेज डेट पे एक जनरल एंट्री पास करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 90,000 टू कैश। कोई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। बिल्कुल ठीक है बात। अब हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट कौन सी होती है बेटा? रिपोर्टिंग डेट बैलेंस शीट डेट होती है। उस दिन आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 120। क्या जनरल एंट्री पास करना है? तो सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा देना है। $30,000 टू। टू क्या करें? OCI। बात समझ में आ गई होगी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अभी मान के चलो कि ये ऐसे इन्वेस्टमेंट थे जिसका गेन हम OCI में डालते थे। बात समझ में आ गई? कितनों को बात क्लियर है कि सर हाँ सर OCI में डाल दिया? सर ये इतनी सी बात तो थी नहीं जो आप यहां पे लगे रहे। असली गेम हम खेलेंगे 2024 में। 2024 सेम असेट्स जो थे इन्वेस्टमेंट, उसको सोल्ड आउट कर दिया हमने 1,45,000। अगर आपने मुझे ये जनरल एंट्री बता दी तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हो। नेक्स्ट लेवल पे। और अब मैं आप लोगों का एक टेस्ट लूंगा थोड़े दिन में ही, ये जो मैंने आज तक आपको पढ़ाया है पहले तो आप ये बताइए, फिर आपका एक मॉक टेस्ट मैं लेने वाला हूं। जनरल जल लिखिए। मोहम्मद चाहिए। लिख तो सही दिया लेकिन गलत तरीके से लिखा। जनरल एंट्री परफेक्ट नहीं है। अभी अभी अपन CPA बनने से दूर है। इफेक्ट सोचने से थोड़ी कुछ हो रहा है कि सर हमको ये पता है वो रियल है। इफेक्ट सोचने से पास नहीं होने वाले, सही ट्रांजेक्शन की सही जनरल एंट्री से बता के पास होने। अब मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा। बहुत सारे बच्चों ने कोशिश की है बट मुझे लगता है कि सारे ही गलत हो गए। एक मेरे को स्टूडेंट ठीक दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी जनरल एंट्री जो मैं चाह रहा था वो जनरल एंट्री कोई नहीं कर पाया। वेरी गुड, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नहीं कर पाए मतलब जीरो से सीख जाओगे। अब मुझे बताओ यहां पर गेन कितना हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है, गेन कितना हुआ। पहला काम तो यही है। तो सर पीछे वो 120 की एसेट्स थी और 145 में बेच दी। ये 90 से 30 बढ़ा दें तो 25,000 का गेन हो गया। अब मैं आपसे एक बड़ा वर्ड पूछने जा रहा हूं कि रियलाइज गेन कितना हुआ।
मैं आपसे एक बड़ा वर्ड पूछने जा रहा हूं, बिग वर्ड। तो आप सभी को ये बात बोलनी पड़ेगी कि सर देखा जाए तो करंट ईयर में गेन 25 जरूर आया है, लेकिन ओवरऑल रियलाइज्ड गेन जो है वो आज हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए 90 की चीज को आपने 145 में सोल्ड आउट किया। इसका मतलब आज हमें रियलाइज गेन 55,000 हो गए। और अब हम इसके दो टुकड़े करेंगे, अनरियलाइज्ड प्रीवियस वाला और रियलाइज करंट वाला। जो तो जो पीछे अनरियलाइज था वो 30 था, और इस साल जो रियलाइज हो गया वो 25 हो गया, तो मिलाकर 55। अब सर ये बोलने भर से कुछ नहीं होता, इसकी जनरल एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट। तो अभी आपकी बिफोर पासिंग जनरल एंट्री कितने अकाउंट बुक्स में ऑलरेडी लेजर में कौन कौन से अकाउंट चल रहे हैं? मैं आपसे अगर ये पूछूं बिफोर पासिंग जनरल एंट्री कौन कौन से अकाउंट चल रहे हैं, ये बताना आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होगा। तो सर अभी हमारी बुक्स में एक अकाउंट चल रहा है इन्वेस्टमेंट का, और वो डेबिट चल रहा है। इन्वेस्टमेंट का डेबिट चल रहा है। कितने से डेबिट चल रहा है सर? 1,20,000 से। और एक ओसीआई का अकाउंट भी चल रहा है, वो क्रेडिट चल रहा है सर। कितने से क्रेडिट चल रहा है सर? 30 था। ये बात तो सबको समझ में आती है। अब जब आपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट कर दिया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट कर दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे अकाउंट खत्म करना पड़ेंगे हमें। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती कि सर इन्वेस्टमेंट के अकाउंट को भी खत्म करना पड़ेगा और ओसीआई को खत्म करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि यस सर ओसीआई को भी खत्म करना पड़ेगा? बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं सर, अब बोलना बहुत जरूरी है ताकि आपके कानों में ये बात गूंज जाए कि यस सर ओसीआई को खत्म करना पड़ेगा। क्यों खत्म करना पड़ेगा? क्यों? अब इन्वेस्टमेंट ही नहीं बचा है, तो ओसीआई में रख के क्या करोगे? अब वो जो ओसीआई का गेन था, वो यूजर क्या समझता है? ओसीआई को देख के यूजर के दिमाग में क्या घंटी बैठती होगी? रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मुझे बता दो। जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखते हो और ओसीआई देखते हो, तो आपके दिमाग में एक पहला वर्ड होता है कि येट टू बी रियलाइज। लेकिन क्या वो अभी भी येट टू बी रियलाइज है? जो अगर हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, वो तो सर रियलाइज अनरियलाइज से रियलाइज हो गया, तो क्या हमें अभी उसे ओसीआई में रखना चाहिए? तो नहीं रखना चाहिए, तो कहां पहुंचा देना चाहिए सर उसको? सर उसको उठा के कहां ट्रांसफर करना चाहिए? क्या नेट इनकम में ट्रांसफर करना चाहिए? अगला क्वेश्चन ये आता है। नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि नेट इनकम में तो करंट ईयर के प्रॉफिट आते, और ये प्रॉफिट तो हम पीछे ही क्या कर चुके थे? कमा चुके थे कि नहीं लास्ट ईयर? तो अब जनरल एंट्री आप बताएंगे। तो सर अब जनरल एंट्री की बात शुरू होती है यहां से। बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक अकाउंट डेबिट कर दो 145। जनरल एंट्री तो सीखना, मैं बार बार बोलता हूं कि जनरल एंट्री में मैंने आपको मास्टरी करानी है इस बार। सर हाँ 145 हो गया। अब आपके ओसीआई में अमाउंट क्रेडिट पड़ा था या डेबिट पड़ा था? आप बताइए फटाफट। पहले क्या पड़ा था सर? क्रेडिट पड़ा था। उसको खत्म करना है तो डेबिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और वो जो इन्वेस्टमेंट अभी आपकी बुक्स में कितने का पड़ा हुआ है? 120 का, खत्म कर दो। अब मुझे बताइए जो ओसीआई से डेबिट होके कहां ट्रांसफर कर दें? तो सर हमको कंसेप्ट आते थे, फिर भी सर हम फेल क्यों हो जाते थे? इसका आंसर अब समझ में आ गया नहीं आ गया?
अब आपसे एग्जामिनर जब सिम्युलेशन पूछेगा तो वहां पर ऐसी एक्सेल की शीट होंगी और वहां पर आपको अमाउंट भरने होंगे। तो मुझे बताओ, आते हुए भी फेल होने के चांसेस हैं या नहीं है? मैं बड़ा वर्ड यूज करता हूं, कई बार आप घबरा जाते हो, अरे सर क्या बोल दिया आपने। बताओ, कोई दिक्कत किसी को? किसी को समझने में कोई दिक्कत? अब बेटा यहाँ इतना आसान भाषा में कोई नहीं समझा रहा, ये गारंटी अपनी। मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो सर सीख आना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही तरीके से आना इंपॉर्टेंट है। कि हमको प्रीवियस ईयर की ओसीआई उठाकर कहां ट्रांसफर करनी पड़ती है? प्रीवियस ईयर की ओसीआई रिटेन्ड अर्निंग में तो दैट्स वाई उन्होंने एक लाइन लिख दी और बोले आप ही पढ़ो, आप ही समझो। देखो, रिव्यू प्रोवाइडर्स की बुक्स का डेंजरस रीजन, आइटम रिपोर्टेड इनिशियली इन ओसीआई नहीं आएगी नेट इनकम में। लॉजिक समझ में आया नहीं आया? अब लॉजिक समझ में आना चाहिए। लाइन का मतलब क्या था? आइटम रिपोर्टेड इनिशियली इन ओसीआई नेट इनकम में नहीं आती, वो कहां आती है? लेकिन अभी तो मैं मानने वाला नहीं हूं ना। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने अभी आपको 25-30 मिनट मतलब आपके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, आपको सही आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको ये सारे लेजर अभी बनाना पड़ेगा, कॉपी पेन लेके लेजर, क्योंकि मैं तो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाऊंगा। अब आप शुरू करके मुझे लेजर में सारी पोस्टिंग करके दिखाएंगे अभी, और एक्सेल पे, और मुझे अभी के अभी भेजेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन के सारे लेजर बनाकर मुझे मेरे ईमेल पर भेजेंगे। IMCPA IMCA Shammi@gmail.com, इस पे भेजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पूरे लेजर चाहिए मुझे, पूरे के पूरे लेजर। क्योंकि अगर सिमुलेशंस में आपको मास्टरी चाहिए तो मुझे ये जनरल एंट्री चाहिए, सारे के सारे लेजर, जिसमें आप बनाएंगे इन्वेस्टमेंट का लेजर पहला, दूसरा आप बनाएंगे कैश का लेजर, तीसरा आप बनाएंगे नेट इनकम का लेजर, चौथा आप बनाएंगे रिटेन्ड अर्निंग का लेजर, इन्वेस्टमेंट, कैश, और कौन सा बनेगा? बस यही बनेगा। पांचवा बनेगा ओसीआई का लेजर। अभी अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, अब देखते हैं ना कि आप लोग क्या दिमाग लगा पाते हो। क्वेश्चन और करवा दूंगा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए। यहीं पर इन्वेस्टमेंट की जो डेट है, इन्वेस्टमेंट डेट ऑफ परचेस, मैंने आपको बोला था ना कि इस बार हम आपको यहीं पर कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर करेंगे। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेस है 1 जनवरी। जो बच्चे आज लाइव क्लास में नहीं आए हैं, अगली क्लास में आने से पहले इसका लेजर बनाकर मुझे पहुंचा दें। इन्वेस्टमेंट डेट ऑफ परचेस 1 जनवरी, 1,20,000, 50% इन्वेस्टमेंट सोल्ड 8,90,000। और इसकी जो डेट डाल देते हैं, इसको यहां से उठा के यहां लिख देते हैं। ये हमने बेच दिया 30 जून। उसके बाद 31 दिसंबर को जो फेयर मार्केट वैल्यू हो गई, अब 31 दिसंबर को कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट बचे हैं? मुझे ये बताइए कि 50% बची, इतना तो समझ में आता है ना सबको, इतनी भाषा। उसकी फेयर वैल्यू हो गई 85,000। कौन सी डेट पर? अगर आपने ये पूरा लेजर मुझे बनाकर समझा दिया प्रॉपर। अच्छा, लेजर में ऐसा मत लिखा कि आप लिखे अपने कोई समझ में आए, इसीलिए एक्सेल पे चाहिए मुझे, एक्सेल पे चाहिए मुझे फेयर मार्केट वैल्यू। 1 जनवरी को 120 था, 50% इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया 30 जून को 90,000 में।
फेयर मार्केट वैल्यू 31 दिसंबर को 85 हो गई। ये बात कर रहे हैं 2023 की। 2024 में ऑल द इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट 1 लाख रुपीज। अब मुझे बताओ कितने सारे लेजर्स बनाने पड़ेंगे, और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया विथ लेजर विथ जनरल एंट्री सब कुछ पास करके दिखाना है, आधा घंटा लगे आपको, 20 मिनट लगे। आप अगर ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ हैं, कहीं ऐसी जगह पे बैठे हैं, कई बच्चे लोग बिस्तर पे लेट के देखते हैं, ऐसे मैंने देखा है, ऐसे पेट पे वो रख लेते हैं मोबाइल, ऐसे पढ़ के देख रहे हैं, तो थोड़ा सा उठ जाना। अब आप क्या करेंगे सर, 2023 की पूरी अकाउंटिंग भेजेंगे मेल पर, प्रॉपर, की मतलब आपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना है, और 2024 की पूरी अकाउंटिंग मुझे भेजेंगे। फिर से सुन लीजिए, हमने 2024 में सोल्ड आउट किया है। इन्वेस्टमेंट हमने खरीदे थे 120 के 1 जनवरी को, 50% इन्वेस्टमेंट 30 जून को सेल कर दिए 90,000 में, 90,000 में। और फेयर मार्केट वैल्यू बाकी हो गई रिमेनिंग की, ये रिमेनिंग लिख देता हूं नहीं तो आप भूल जाओ, रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग की हो गई 85,000, और जो बाकी थे वो हमने 2024 में सोल्ड आउट कर दिए 1 लाख में। आपने काम करना है, लेजर पूरा बनाना है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि लेजर की ट्रांसफॉर्मेशन आपको आती है कि नहीं, आपकी सही अकाउंटिंग है भी कि नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे अभी, और पूरा का पूरा मुझे क्या भेजेंगे, लेजर। ठीक है, शुरू हो जाओ बेटा। बात समझ में आ गई? किसी को क्वेश्चन समझने में दिक्कत? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया हो? कितने समय चाहिए, कितना मिनट चाहिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने के लिए? मैं देखना चाहता हूं कि आप एग्जाम में सिमुलेशंस को कितनी जल्दी करोगे। कितने मिनट चाहिए जरा लिख दो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। टाइम टेबल भी बनाना है, जनरल एंट्री भी करना है, और एक्सेल पे मोबाइल वोबाइल लेके पढ़ाई नहीं होगी। 15 से 20 मिनट, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट बाद में आपसे मिलूंगा। मैं इसको कर रहा हूं अनम्यूट, मतलब म्यूट कर रहा हूं। लेजर बनाने में दिक्कत आ रही है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू ओसीआई टू इन्वेस्टमेंट। जब तक लेजर नहीं बनेगा तब तक हम इस बात के लिए श्योर नहीं हो पाएंगे कि आपको आता है। पर्टिकुलर एसेट, क्योंकि मुझे तो इन्वेस्टमेंट का मैं तो लेजर से ये चेक करूंगा आप सभी का आंसर में कि आप लोगों का अकाउंट कौन कौन सा जीरो हो रहा है। जैसे एक स्टूडेंट ने बनाया है ये, तो कैश में 120, 30 का प्रॉफिट, ओसीआई, क्लोजिंग बैलेंस, ये 2023 का, ये 85 का ओपनिंग बैलेंस आ गया। ये फिर भी दिख रहा है, लेकिन पूरा आंसर नहीं है, जनरल एंट्री है ही नहीं इसमें बेटा। हम्म। फिर अपन ने जनरल एंट्री नहीं करी, पूरे अकाउंट तो अधूरा काम थोड़ी करना है, सारे अकाउंट्स बनवाना, कुछ पर्पस है ना। ये बेटा मैं जो आपसे बनवा रहा हूं, क्या मेरे को मजा आ रहा है? आप सिमुलेशन में स्ट्रगल कर जाओगे अगर आपको लेजर का बैलेंसिंग फिगर नहीं आता हो। आपको सारे अकाउंट बना के बताना पड़ेगा कि इसका ये इफेक्ट, इस साल में ये इफेक्ट, अगले साल इसका ओपनिंग गया, तभी तो आप सही सीखोगे। फिर मुझे करवाना पड़ जाएगा पूरा। अभी तो मैं देख रहा हूँ किस किस को आता है। ये पूरा नहीं है, पूरे पूरा भेजो, अधूरे को चेक करने का मतलब नहीं है। हाँ ये देखो, ये कहते हैं अकाउंट। ये देखो, ये इन्होंने कितने भेजा है, ये प्रदीप। अब ये देखो, थोड़ा सा मेरे को बेटर प्रेजेंटेशन दिख रहा है, आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ मैं ये। लेकिन इन्होंने भी दो ही अकाउंट बनाए, जो मेरे को ओसीआई का अकाउंट देखना था, और नेट इनकम का वो अकाउंट नहीं बनाया अपन ने, बैंक अकाउंट नहीं बनाया पूरा।
फिर भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दिया है कि 120 में बाई किया। डेट मेरे को पूरा चाहिए। 30 जून को कैश में सेल कर दिया 50%। 50% हमने 85,000 में बेचा था, गलत है ये भी। क्योंकि अगर आप मेरा क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में क्या है, सोल्ड एट 90, तो बैंक में 90 आना चाहिए, तो बैंक में अपने 90 है ही नहीं। ये कैश में तुमने साइड 60 लिख दिया, गलत हो गया ये क्वेश्चन। ये पिछला क्वेश्चन होगा या तो। रेनू, बेटा ऐसे स्क्रीनशॉट मत भेजो, फाइल भेजो, फाइल, ताकि डाउनलोड करके देख सकें। हाँ ये दिख रहा है मुझे, देखो, कैश अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, नेट इनकम अकाउंट, ये चाहिए मुझे। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। ये कैश अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कैसे आ गया डेबिट में? हम्म। कैश अकाउंट, ऊपर कैश अकाउंट लिख रहा है तो फिर ये गलत है तुम्हारा क्वेश्चन। ये एंट्री तुमने गलत कर मार दी, इन्वेस्टमेंट को तुमने क्रेडिट कर मारा 120 से। गलत है मोहम्मद, चाहिए तुम्हारी एंट्री। तुमने 120 से क्रेडिट क्यों कर दिया? 120 से तो बाय होगा इन्वेस्टमेंट। कहाँ गए मोहम्मद, चाहिए तुमसे बात करेंगे हम यार। मैं क्या गलती हो गई? अनम्यूट किया मैंने तुमको। सर मैंने पहले वैसे ही लिखा था, लेकिन फिर टैली करने में मेरा कंफ्यूजन हो गया, इसके लिए मैंने तुमने पहले इन्वेस्टमेंट बराबर। इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट तो बेचना दिखा दिया तुमने शुरू में ही 120 को। यस सर। जबकि कैश तो तुम्हारा क्रेडिट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो, तो उसके कारण तो तुम्हारी सारी गड़बड़ा गई जनरेटरी। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी इसका सही सोल्यूशन मैं करवाऊंगा आप लोगों को। बट मैं तो क्लास में स्टूडेंट ढूंढ रहा हूँ कि किसके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं तो वो स्टूडेंट ढूंढ रहा हूँ। प्रियंका, अब ये एक स्टूडेंट का मैंने ओपन किया है। अब इसको मैं थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं हम इसका। इन्वेस्टमेंट 120 का खरीदा, बाई कैश में हमने सोल्ड किया है 90 में, बेचा था ना मैंने तो। गलत है ये भी, मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो गलत हो गया। मैंने सोल्ड आउट किया 90 में, सोल्ड किया, सोल्ड आउट किया है ना अपन ने। 50% कितने में किया है? 50% इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 90, तो आपने 85 क्यों लिख दिया? गलत है आपका भी। एक एंट्री गलत मतलब सारा गलत। एक और स्टूडेंट है, ये क्वेश्चन था, अच्छा हुआ तुमने क्वेश्चन ही सामने लिख दिया। अरे बेटा, सभी लोग अपन एक ही जगह गलती कर रहे हैं कि बैंक में 90 लिख रहे हैं, तो यहां 90 क्यों नहीं लिख रहे? तुम्हारा भी गलत हो गया। जब तुम खुद बोल रहे हो कि बैंक में हमने 90 का सोल्ड किया है, तो बाई बैंक 90 आएगा ना। गलत हो गई तुम्हारी एंट्री भी। और कोई? देखो, इसीलिए आज आप लोगों के सामने आई ओपनर हो गया है। लेजर, लेजर चाहिए मुझे, लेजर। इन्वेस्टमेंट 120, इधर क्रेडिट गलत हो गया अपनी भी, सबको मुझे ही सिखाना पड़ेगा लगता है। ये कौन स्टूडेंट है? हाँ ये लिखा है इन्होंने सही, ये जिन किसका है, दिक्षु भोजवानी। 120 को अपन ने डेबिट किया और 90 को क्रेडिट किया,
तो सर 120 माइनस 90 है ना, तो ये तो 50% सोल्ड किया था, तो 30,000 का प्रॉफिट देखना चाह रहा हूं, अपना भी गलत, गलत, गलत हो गया अपना भी। एक एंट्री गलत मतलब सब गलत। अपन ने केवल जनरल एंट्री, हाँ ये एंट्री सही करी है, नेट इनकम 30,000, ये एंट्री सही है। ये कौन है? वेरी गुड, जानवी, मजा आ गया। जनरल एंट्री बेटा आपने सही करी है अभी बस। कैरिंग कॉस्ट 60 थी तो उसको बेचा 90 में ना, तो बाकी 30 का प्रॉफिट बुक करना है। देखो ये एंट्री सही है कि 120 का 50% बेचा अपन ने 90 में। ये मैं डाउनलोड करके बताता हूं आप लोग, थोड़ा ठंडे दिमाग से आप घर पे करना। वैसे ये एंट्री जिन्होंने की है बढ़िया की है। कि सर इन्वेस्टमेंट 120 का खरीदा तो कैश को क्रेडिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दिया, और उस 50% को सोल्ड आउट किया गया 90 में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सर 50% था, 60,000 का इन्वेस्टमेंट चला गया, उसको बेचा 90 में, तो इसका मतलब 30,000 का प्रॉफिट हुआ, बुक हुआ, और ये प्रॉफिट रियलाइज है इसलिए सीधे नेट इनकम में डाल दिया। वेरी गुड, सबको यहां तक क्लियर है बेटा? एक बार हाँ या ना बोल दो कि सर ये सही है, यहां तक क्लियर है किसी को? यहां तक तो कोई गलती नहीं है किसी की। अब देखो फिर उन्होंने समझदारी दिखाई कि सर वो जो बैलेंस शीट डेट पे 60% थे ना, उसकी कीमत हो गई 85, तो 25,000 का गेन हो गया। ये अनरियलाइज गेन, तो यहां डाल दिया अपन ने ओसीए में। वेरी गुड बेटा, मजा आ गया मेरे को देख के। अब देखो जब नेक्स्ट ईयर आए तो हमने उस 85 की चीज को सोल्ड आउट किया 1 लाख में। वेरी गुड। अभी बुक्स में इन्वेस्टमेंट थे 85 की, ये क्रेडिट कर दिया। वेरी गुड। जो ओसीआई में पड़ा हुआ था 25 क्रेडिट करा था, इसको डेबिट कर दिया। वेरी गुड। ये जो डेबिट था ये इधर चला गया, और 85 की चीज को 1 लाख में भेजा। एक्सीलेंट, मजा आ गया। वेरी गुड, वेल डन। मतलब आपने इतनी जल्दी इसको कर दिया कि पूरी क्लास में आउट ऑफ 50 स्टूडेंट, तो मैं ये किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में डाउट हो तो। अब इसके लेजर ही तो बनाना है बेटा। जनरल एंट्री करने के बाद लेजर बनाने में क्या दिक्कत है आपको? सर ये 25,000 कैसे आया, कई बच्चे पूछ रहे हैं। चलिए वो समझा देते हैं हम, 25,000 कैसे आए मैं समझा देता हूं। मैंने क्वेश्चन बोला था कि 120 का 50% सोल्ड आउट कर दिया, तो अभी भी अपने पास कितना बचा हुआ है? 60 बचा हुआ है। ये तो सबको क्लियर है कि 60 बचा हुआ है। 60 की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 31 दिसंबर को? 85। तो ये जो गेन है ये रियलाइज है या अनरियलाइज है? ये सर OCI 25,000, तो ये 25,000 है। अब देखो इन्होंने कितना बढ़िया दिमाग लगाया कि सर ये 85 हो गया, बाद में आपने इसको 1 लाख में बेच दिया, तो 85 और 1 लाख का जो बीच का डिफरेंस है 15,000, ये देखो इन्होंने डाला नेट इनकम। और ये भी बीकॉम ग्रेजुएट नहीं है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट नहीं। जानवी को मैं जानता हूँ, ऑडिट में पढ़ती। बात समझ में आ गई? गुरनूर सिंह लिख रहे हैं सर हमने भी यही किया है, चेक कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट 120, बेटा अपन ने 30 बिल्कुल परफेक्ट, और प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल परफेक्ट। 90 60 30, ये देखो आपके सामने देख रहा हूं मैं। 60 की चीज हो गई, फिर इन्वेस्टमेंट को डेबिट करके ओसीआई में क्रेडिट कर दिया। अपनी भी जनरल एंट्री परफेक्ट है, 1 लाख ओसीआई में डेबिट। इधर लेजर में हो सकता है अपन फंस गए। हाँ लेजर नहीं आया बेटा अपने को बनाते, क्योंकि यहां पर लेजर में सेल की जगह आपको यहां पे लिखना था। लेजर में क्या है यार, लेजर में आप उलझ रहे हो। कई बच्चे लेजर में उलझ रहे हैं, उनको बता देते लेजर, क्योंकि लेजर भी आना चाहिए। पर्टिकुलर अमाउंट, आज घर जाके प्रैक्टिस करना आप लोग जिनका क्वेश्चन सही नहीं आया है। सर सबसे पहले खरीदा तो इन्वेस्टमेंट में 2 कैश, कितने का खरीदा? 120 में, लिख दो सर 120। उसके बाद आपने सोल्ड किया
90,000 तो सीधे बाई बैंक। अब बताओ कितने का सोल्ड किया है? 60 की चीज को 90 में बेचा है, बाई नेट इनकम। नेट इनकम पीएनएल में क्रेडिट होती तो यहां पे आ जाएगा डेबिट, नेट इनकम। कितने? 30। अब क्लोजिंग वैल्यू कितनी हो गई अपने को पता है, यहां लिख दो क्लोजिंग। सर क्लोजिंग हो गई 85। तो ऑब्वियस सी बात है 60 की चीज 60 की जो वैल्यू थी 120 में से 60 चला गया, 60 की वैल्यू 25 हो गई, वो गेन कहाँ जाएगा? क्या दिक्कत थी यहाँ पर? टैली करके देखो, ये टोटल नीचे आ रहा, मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया है। 175, ये 175 टैली कर लेते खत्म। मैं आपसे ये चाह रहा हूँ बेटा, सीपीए में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत रिक्वायरमेंट है, एफएआर में ये बन गया लेजर अपना, क्या दिक्कत है बताओ? सभी लोगों ने ये लेजर, किसी ने नहीं बनाया मेरे हिसाब से, तो किसी ने नहीं बनाया। किसी का है लेजर ये ऐसा सेम कि बैंक में 90? अब सर यहां बना लेते हैं ओसीआई का। कंट्रोल सी, ये यहां से उठा रहे हैं हम। अब ओसीआई देखो यहां पे डेबिट आया है ना सबसे पहले, ये 2023 का लेजर बना दिया हमने, 24 का अलग से बना लेंगे हम। अब 24 को भी यही कर लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर वो। अब 2024 का अगर मुझे बनाना है, तो ये जो क्लोजिंग था इधर ओपनिंग आ जाता। मैं आपके हैंड को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने आपको ये असाइनमेंट दिया कि सर इतना तो सबको पता ना, इधर का क्लोजिंग इधर आ जाता। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जो यहां से भी नहीं समझ रहा है कि सर ये 85 क्लोजिंग था तो इधर ओपनिंग आ गया 85। अब सोल्ड किया है बाई बैंक, कितने में सोल्ड किया है? 1 लाख। और यहां क्या करोगे? खत्म हो गया ये लेजर, 1 लाख से टैली हो गया, टोटल लगा दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इन्वेस्टमेंट का लेजर बन गया 23 और 24 का। अब ओसीआई वगैरह बना लोगे कि नहीं बना लोगे, कि वो भी बताना है? कितने लोगों को लगता है कि सर ओसीआई भी बता ही दो? ओसीआई 2023, अब यहां पर 2023 में ओसीआई 2 लिखा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये यहां से पहले पर्टिकुलर और अमाउंट उठा लो बेटा। मैं उम्मीद करता हूं इतना अपने को आना चाहिए कि यहां पर अपन उठा लें बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अपोजिट नेम लिखते हैं, बचपन में सिखाया होगा आपको, सिखाया कि नहीं सिखाया है कि सर ये ओसीआई में 20 अपोजिट नेम लिखना पड़ता है, 25,000। अब अल्टीमेटली ये बैलेंस आ जाएगा जब 2020 खत्म होगा, तो बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये सब बेसिक में मैं आपको सिखाऊंगा बहुत सारी चीजें। अब बताओ, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, फिर ये जब टैली हो गया टोटल, तो 2024 में क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस आएगा ना, तो यहां लिखोगे बाई बैलेंस। अब बताओ इसको कहां ट्रांसफर करना एंड में? कहां ट्रांसफर करते हैं? तो सर इसको डेबिट किया, टू रिटेन अर्निंग, खत्म हो गया ये काम, ये टैली हो गया। क्या था इसमें?
एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना है, लेकिन एग्जाम में ये बनाने की कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जब तक कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठे होंगे, यार ओसीआई रटना थोड़ी है इस एग्जाम को। क्लियर हो गया सभी को? क्या रिटेन अर्निंग का अकाउंट भी बना के बताऊं? कितने लोगों को लगता है सर रिटेन अर्निंग का अकाउंट भी बना दो? हो तो कोई क्लास में बोल दो। प्रिपेयर कर लोगे ना सभी? चलिए सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करूं या फिर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट को? यश दीक्षित, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट एक टर्मिनोलॉजी है, वो हम इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग में सीखेंगे, अभी नहीं बता रहा हूं मैं। अभी बता दूंगा तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। आपने कहीं आगे का पढ़ लिया है। वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट कहां यूज करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जब वो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग सीखेंगे उसमें हम इसको बताएंगे। अभी मैंने आपको इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं सिखाई कि एक इंटरमीडिएटरी अकाउंट खोला जाता है जिसको बोलते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट। सर अच्छा, मेरे बेसिक क्लास में सीखा था, ओके यश। अच्छा हाँ, तूने मेरी बेसिक पुरानी देखी होगी। सर 2023 में नेट इनकम 30,000, जनरल एंट्री प्लीज। 2023 की नेट इनकम जनरल एंट्री। एक स्टूडेंट ने पूछा अर्जुन ने कि सर ये जो नेट इनकम हुई है इसकी जनरल एंट्री। वेरी गुड, सबको बता देते हैं। सर इन्वेस्टमेंट कितने का सोल्ड किया? बैंक अकाउंट डेबिट में पैसा 90 आया है ना आपके जेब में, ये तो मानते हो? क्वेश्चन में लिख के दिया मैंने 90, सर कहां लिखा है पढ़ लो। ये लिखा था साफ, 50% इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 90,000। तो सर 90,000 और 50% मतलब कॉस्ट का 50%, इस 120 का 50% बेचा 90 में। तो सर बैंक अकाउंट हो गया आपका 90 डेबिट कर दिया। इन्वेस्टमेंट को तो हम 60 से ही क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसकी बुक वैल्यू 60 है, 50% सोल्ड आउट किया है। बीच का डिफरेंस, क्योंकि ये रियलाइज है, तो जो रियलाइज होता है नेट इनकम 30 था। बात समझ में आ गई आरजू? तो ये अच्छा, अब आपको असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट मेरा कैसा लगा? ये नया इंट्रोडक्शन है अपना, न्यू इन्वेंशन। इस तरीके के असाइनमेंट आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? समय लगता है लेकिन इससे आपकी एक और चीज बात पता चलेगी कि आपको कॉन्सेप्ट आता है तो उसको अप्लाई कैसे करना है। तो अब आप इस चीज के लिए रेडी हो जाइए कि अब आपको एवरी क्लास में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके असाइनमेंट्स मिलेंगे, लाइव क्लास में आपको करना होगा या घर पे करेंगे। मतलब आपको इस बार एफएआर में इन लेक्चर्स को देखने के बाद पूरा, अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है सर, कि अब हम जाएं और घर पे बैठें, जो आज आपने समझाया उस लेक्चर को प्रॉपर रिवीजन करें और इस क्वेश्चन को दोबारा करें। जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया था अभी, इसको आप क्या करें, दोबारा करें। जब तक आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर करके, और फिर जब आप दोबारा कर लेंगे तो फिर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में स्ट्रांग हो जाएंगे पहले से ही। और फिर जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, देन कम टू द सिमुलेशन। उसके पहले सिमुलेशन में मैं आऊंगा ना, उसके पहले सारे सिमुलेशंस के सारे कॉन्सेप्ट की वर्कशॉप में ले लूंगा, फिर मैं भी करा दूंगा, फिर आपको करना है। अतुल कुछ कहना चाहते हो? हैंड रेस किया मैंने, अनम्यूट कर दिया तुम्हें। एनीथिंग? सर स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट का वो कोडिफिकेशन है सर, एफएसएबी कोडिफिकेशन, हम्म। एफएस एफएएसबी कोडिफिकेशन इसमें आएगा सर, क्योंकि वो मैं मैंने कहीं आपको पढ़ा था अभी ये। अभी इनकम स्टेटमेंट में हम दो तीन चीजें और समझेंगे। सिंगल स्टेटमेंट, मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट, उसके अंदर ये सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, गवर्न करने। पर तुम्हारी जनरल एंट्री में क्या कोई दिक्कत थी कि क्लियर हो गया अपना पूरा ये अतुल? क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया सर। मतलब कोई ओसीआई वगैरह में, रिटेन अर्निंग में किसी को कोई इशू बेटा? नहीं नहीं। सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मसूद लिख रहे हैं, सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 90 क्यों, 60 क्यों नहीं, एज पर बिलो जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। मुझे बताओ, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हमने 60,000 से क्रेडिट क्यों नहीं किया? अगर आप 60 से कर लेते तो प्रॉफिट कहां बुक करते? आपने जो एंट्री लिखी है इन्वेस्टमेंट 60,
तो अल्टीमेटली देखो जनरल एंट्री अलग है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आप डेबिट कैसे कर सकते हो? सॉरी, बैंक अकाउंट को आपने डेबिट किया है। एक सेकेंड, मैंने कहीं लेजर में कुछ बनाते समय गलती तो नहीं कर दी? बैंक अकाउंट तो सही तो है। ये तो 90 से क्रेडिट होगा, तभी तो बीच का डिफरेंस आ गया, 60 से ही हुआ। आप देखो जनरल एंट्री में तो आप यहां पर अगर आप देखो, एक स्टूडेंट ने लिखा कि सर हम लेजर में यहाँ पे, बेटा लेजर में पोस्टिंग उल्टी होती है, समझ, हमेशा ध्यान रखो। जनरल एंट्री अलग कंसेप्ट है मसूद, और लेजर प्रिपरेशन अलग है। आप इन्वेस्टमेंट को वहां पे क्रेडिट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट नाम नहीं लिखते, अपोजिट अकाउंट का नाम लिखते हैं। लेजर प्रिपरेशन में अकाउंट अपोजिट लिखे जाते हैं, ये सबको पता है कि नहीं पता है? लेजर अकाउंट में आप अपोजिट नेम लिखते हो। जब मैंने जनरल एंट्री करानी है सोल्ड की, तो देखो मैंने उसमें 60 लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट का अकाउंट तो 90 से ही क्रेडिट होगा, 60 से नहीं होगा। और नेट इनकम पीएनडल में क्रेडिट होती है, तो यहां पे डेबिट हुई है। ये थोड़ी जनरल एंट्री सोचनी पड़ेगी अपने। सर 2024 में इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रिटेन अर्निंग, हाँ एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि सर रिटेन अर्निंग ओसीआई से ट्रांसफर किया जाएगा, कभी भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट से ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिटेन अर्निंग में हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कुछ ट्रांसफर नहीं करते। चलो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दे देते हैं सभी को, ये करके आप लोग मुझे भेजना। एक होमवर्क के लिए दे देते हैं सेम क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट बाय ऑन 1 जनवरी $2 लाख, 30 जून को 75% सोल्ड आउट। अब इसमें मैं आपको ना लॉस दे दे रहा हूं ताकि आपका और क्लियरिटी आ जाए। इन्वेस्टमेंट बाय ऑन 1 जनवरी हो गया 2 लाख, 30 जून को 70% सोल्ड आउट, तो 2 लाख का 25% हो गया 50, मतलब 1.5 लाख, 125, सॉरी 125 में सोल्ड आउट किए। ठीक है, 31 दिसंबर को फेयर वैल्यू हो गई 20,000। ठीक है, ये 2023 का मैंने लॉस वाली सिचुएशन डाल दी इसमें, लॉस वाली, मैंने इसमें लॉस वाली सिचुएशन डाल दी है। अब मैं 2024 की बात कर रहा हूं, 2024 की। ठीक है, 2024 की, ये ध्यान से क्वेश्चन को समझने में नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट, मैंने बहुत कुछ इसमें डाल दिया। क्वेश्चन समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? पहले क्वेश्चन समझ लो। सोल्ड आउट डेट हार्डली मैटर, 31 नेक्स्ट ईयर लिख दिया था, मैं लिख देता हूँ 31 मार्च। और ये इन्वेस्टमेंट मैंने सोल्ड आउट लिख दिया, मतलब कंप्लीट। अब अगर ऐसा मैं बोल रहा हूं सोल्ड आउट, तो फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। इन्वेस्टमेंट बाय किया है 2 लाख में, 30 जून को 75% बेचा, मतलब 2 लाख का 75% कितना होता है, मैं समझा भी दे रहा हूं ताकि आप लोग, अब इतना वैसे मेरे को बताना नहीं चाहिए, बट स्टिल मैं आप लोगों को मौका दे रहा हूँ। 1,50,000, तो 2 लाख का 75% सोल्ड आउट किया 125। अब आपको सोचना ओसीआई फोसीआई क्या होगा, डेबिट क्रेडिट आप दिमाग लगाएंगे। फेयर वैल्यू हो गई 31 दिसंबर को 20,000। ठीक है सर, और यही इन्वेस्टमेंट जब बाद में बेचा तो 85 था। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझने, बल्कि कल को ये मत बोलना सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोलोगे?
अभी सबको क्वेश्चन समझ में है क्या? कल मुझे ये क्वेश्चन को करवाना है कि आप लोग करके आएंगे? क्योंकि कल हमारा ओटीबी सेशन है। मैं करवाऊं या आप कर लोगे कल? तो आप प्रॉपर 2-3 काम करेंगे इसमें, प्रॉपर सारे जनरल एंट्रीज, सारे लेजर, सब कुछ आप बनाकर मुझे भेजेंगे और आधा घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। और उसके पहले ये वाला लेक्चर क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, पूरा का पूरा लेक्चर रिवीजन करो अच्छे से। क्वेश्चन एक बार देखना चाह रहे हैं कई बच्चे, अच्छा क्वेश्चन उतार लो बेटा। वैसे ये लेक्चर मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी डाल दूंगा, तो आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा देखने वर्ग के लिए। ठीक है जी।